नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी क्लास लेके आया हूँ जिसमें मैंने कवर किया है पियाजे को, वेगोस्की को, कोलबर्ग्स को और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक की थ्योरी को। तो अगर इस क्लास को आप देखते हैं तो आपका जो प्रेजेंट टाइम में सीटेड जो ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन जो पेपर चल रहा है, आप इसी क्लास से अच्छे खासे क्वेश्चंस को ग्रैब कर पाएंगे और जो क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे इन थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, पियाजे से, वेगोस्की से, कोलबर्ग से और कुछ अन्य टॉपिक जो मैंने अभी अपनी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर रखा है वो भी देखिएगा। तो आज हम पहले चर्चा करते हैं पियाजे के बारे में, फिर हम अन्य मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के बारे में। एक मिनट। जीन पियाजे, तो जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो क्या थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास पे इन्होंने कार्य किया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत पे उन्होंने कार्य किया हुआ है। तो ये कहाँ के थे जीन पियाजे? तो जीन पियाजे आपके स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के हैं? तो याद रखना, ये अगर यूपी टेट का क्वेश्चन है, ये सीटेट का क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपका, तो यूपी टेट में पूछा जाता है ये कहाँ के थे, तो स्विस के साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। अगला है he gave emphasis on the biological abilities we inherent from the heredity and somewhere ignore the सोशल एस्पेक्ट। जो जीन पियाजे थे इन्होंने सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस आपका दिया है वो आपका दिया है अनुवांशिकता पे दिया हुआ है, आपकी हेरिडिटी पे दिया है, आपकी जीन्स पे दिया है। कहने का मतलब यह है कि इनका जो कहने मतलब था, जो बच्चा जो अपने मम्मी पापा से जो जन्मजात से जो चीज़ लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जिसके बेस पे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की है, ठीक है। तो और दूसरी बात, इन्होंने इग्नोर किस चीज़ को किया है? तो यहाँ पे लिखा है, मैंने एक टर्म लिखा है इग्नोर। इन्होंने इग्नोर किया है सोशल एस्पेक्ट्स को, मतलब जैसे कि जो आपके वेगोस्की है उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है? सामाजिक संस्कृति का विकास उनकी थ्योरी है, तो उन्होंने फोकस किया है कि जब कोई बच्चा होता है वो समाज के बीच में रहकर चीज़ों को सीखता है। लेकिन वेगोस्की ने क्या बोला? वेगोस्की ने बोला है नहीं, बच्चे की जो उन्होंने पियाजे ने 4 स्टेज दी है और तो वो 4 अवस्था के अनुसार ही बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है। ये बात आपकी इसने बोली है, पियाजे ने बोली है। लेकिन वेगोस्की ने बोला बच्चा समाज, दुनिया और संस्कृति के द्वारा ही चीज़ों सीखता है। लेकिन पियाजे ने बोला ये क्या है? ये एज के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सीखता है। अगला है ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इनको बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको? पियाजे को कहा जाता है। पियाजे वाज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिव हु बिलीव इन द इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय अ चाइल्ड। पियाजे का है एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिव है, ये मानते हैं कि कोई जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, खुद सृजन कर सकता है, कोई भी चीज़ों को किसी के द्वारा नहीं करता है। उनका कहना मतलब यह है कि बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो अपने आप ही सीखता है, किसी के द्वारा नहीं सीखता है, समाज या संस्कृति के द्वारा नहीं सीखता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सामाजिक संस्कृति को इग्नोर किया है और इन्होंने फोकस किया है बच्चे की 4 अवस्थाएं दी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है। इनकी जो थ्योरी है वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संज्ञान। तो ये संज्ञान क्या चीज़ होती है? ये आपका तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता, रीजनिंग वगैरह, जो जितनी भी आपकी सोचने की शक्ति हो गई, रीजनिंग हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, ये सब किससे संबंधित हो गई? ये आपकी पियाजे से संबंधित होगी दोस्तों। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पियाजे के अनुसार जो आपकी जो डेवलपमेंट या जो विकास का जो चरण होता है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो कंटिन्यू नहीं चलता है। वो क्या है? एज, वो आपका स्टेजेस के अकॉर्डिंग चलता है, स्तर के अकॉर्डिंग चलता है। जो उनके 4 स्टेजेस है उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति या बालक का विकास उसके अकॉर्डिंग चलता है दोस्तों। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। और आइए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जीन पियाजे ने दिया है अपनी जो 4 स्टेप है उनमें समझाया चीज़ों को। तो मैंने सोचा इन टर्म्स को पहले आप मुझे डिस्कस कर लेते हैं। जब आपको इनकी जो 4 स्टेप है उनको समझाएंगे तो आपको बहुत आसानी चीज़ जल्दी है, वो जो चीज़ें हैं आप जल्दी से समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इनका जो पहला टर्म है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? तो हालांकि स्कीमा से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आता है दोस्तों। ये जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं क्वेश्चन यहाँ से पुट किए जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को इनको आप ढंग से समझ लीजिएगा और आगे जो हम इनकी 4 अवस्थाएं बताएंगे उनको भी ढंग से समझिएगा। आप लोग ये समझ लेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा वह चीज़ होती है जो आपको पहले से पता होती है। स्कीमा आप पहले समझ लीजिए क्या होता है। स्कीमा ये आपका ब्रेन है और ऐसे कुछ खांचे बने, इन खांचे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे मान लो ये आपके स्कूल का स्कीमा है, ये आपके कॉलेज का है, ये आपके घर का है, ये आपके दुकान का है, ये आपका घूमने का है, ये आपका दोस्त है, ये आपका कुछ चिड़िया है या चुंगन जो भी है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक नज़र में देख के पहचान लेते हैं कि वह चीज़ है। उस चीज़ों को हमको याद नहीं करना पड़ता। अभी भी आप देखते होंगे या हम देखते हैं
जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो हम अपने दोस्त को देखते हैं तो हम कहते हैं अरे फटाक से उसका नाम लगा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हम उसको बचपन से जान रहे हैं। वह स्कीमा, वह चीज़ हमारे दिमाग में जो फीड हो गई होती है। जब कोई भी जानवर है, जैसे मान लो तोता उड़ रहा है, तो एक नज़र में बोल देते हैं वो तोता उड़ रहा है, ठीक है, तो वह तोता हमारे दिमाग में पहले से फीड है, वह जानवर तोता है या कबूतर है, ठीक है, जिसको हम एक नज़र में देखते ही पहचान लेते हैं। तो क्या हुआ, पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर माइंड, वह इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में स्टोर्ड है, तो उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक, एक ही नज़र में चीज़ों को पहचान लेना, उसको बोलते हैं स्कीमा। अगला आ गया आपका आत्मसात, मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, सपोज करिए आपके पास कोई पुरानी इंफॉर्मेशन थी और आज के प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आपकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उसमें आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, उसको बोलते हैं समायोजन। मतलब आपका बोलते हैं एसिमिलेशन, मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन में आपने नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन या आत्मसात करना। आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको। अगला है एकोमोडेशन, मतलब समायोजन। अब क्या है, आपके पास क्या जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, तो वो था पार्ट आपका आत्मसात का। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को आपने ऐड कर दिया, लिख लिया, लेकिन अब उस इन्फॉर्मेशन को आप दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे विचार अपने व्यक्त करोगे, तो उसको बोलते हैं आपका समायोजन, मतलब एकोमोडेशन। मतलब उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, कैसे लोगों को समझाते हैं नई और पुरानी इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, कुछ समझाने चीजें नहीं है कि आपका दिमाग का संतुलन कैसा है, ठीक है, दैट्स इट। अगला आ गया ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब वस्तु अस्थायी। वस्तु अस्थायी क्या होता है, अब ये चीज़ आपकी जो पहली स्टेज होगी सेंसरी मोटर, उसमें आएगी। जब कोई छोटा बच्चा होता है किसी भी चीज़ को देखता है तो उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंस, आपने नोटिस किया होगा जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा होगा, 1-2-4 महीने का होगा, तो कोई चीज़ दिखाओगे उसके सामने से बहुत साइलेंस, एक्चुअली मैं जहाँ पे बना रहा हूँ ओपन एरिया है इसलिए बहुत साइलेंस है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु अस्थायी क्या होती है, जब कोई छोटा बच्चा या बालक होता है, आपने नोटिस किया होगा आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा या कोई होने वाला का, उसको जो नोटिस करिए जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, उसके सामने 2 या 3 महीने का बच्चा, उसके सामने कोई चीज़ आप लेके जाओगे और ऐसे हटा लोगे तो क्या होगा, नहीं रोता है। लेकिन जैसे बच्चा 9 महीने या 10 महीने का होगा, उसके सामने ऐसे लेके जाओ कोई चीज़ और हटा लोगे तो उस चीज़ के लिए बच्चा रोने लगता है। तो बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायी आ जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जैसे बच्चा का 10 महीने 11 महीने के ऊपर का, उसके सामने खिलौना दिखाओगे, हटा दोगे तो रोने लग जाएगा, खिलौना मुझे फिर से दिखाओ। लेकिन बहुत छोटा है, 1-2-3 महीने का, उसके सामने दिखाओगे नहीं रोएगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। यह चीज़ होती है आपकी वस्तु अस्थायी। अगला आ गया ईगोसेंट्रिक, मतलब अहम केंद्रित। आपने देखा होगा जो बच्चे 3-4 साल के बच्चे होते हैं, वो सिर्फ अपने ही पक्ष को रखते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं रखने देते हैं, वो अहम केंद्रित बच्चे होते हैं। अगर वो बोल देंगे ये सही है तो सही है, आप कितना भी उसको कहोगे, तो बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, दूसरे के पक्ष को नहीं सुनते हैं, अपनी ही बातों को कहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। फिर आ गया एनिमिस, मतलब जीववाद। जीववाद क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, कई बार गिर जाते हैं तो रोने लगते हैं, तो उनको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, थपथपा देते हैं जमीन को, बोलते हैं चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि ये जो मार्कर है इसमें जान नहीं है, हम तो जानते हैं इसमें जान नहीं है, लेकिन जो छोटा बच्चा है अगर इससे इसको चोट लग गई है तो उसको थपथपा देंगे, अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, तो उससे लगेगा अरे भाई इसको मार दिया गया, इसके अंदर जान थी, तो बच्चा चुप हो जाता है। इसको बोलते हैं आपका एनिमिस। फिर आ गया आपका कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण। अब जब बच्चा 11 वर्ष के ऊपर का हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये संरक्षण भी आ जाता है कि अब वो चीज़ों को समझ पाता है कि बर्फ़ से पानी कैसे बना, पानी से बर्फ़ कैसे बना, या ये मोटा ट्यूब, ये पतले ट्यूब में पानी कितना है और इसमें कितना है, जो ये गोल सा ये जो इसमें पानी है और जो इसमें पानी है, ठीक है, कैसे एग्जाम्पल दो, जस्ट वेट, यही मैंने देता हूँ, उसको मिटा के, एक इसमें पानी रखा और एक ट्यूब में पानी रखा है, तो बच्चा जान नहीं पाता इसका पानी ज़्यादा है, इसका ज़्यादा नहीं, तो बच्चा समझने जाता है संरक्षण में कि जो जिसमें इसमें जो इतना पानी रखा है उतना पानी इस ट्यूब में है, क्योंकि ट्यूब पतला है और ये बेस इसका ज़्यादा है, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कंजर्वेशन आ जाता है। अब अगला पॉइंट आता है आपका ट्रांजिविटी, मतलब संक्रमितता, ट्रांजिविटी आती है बच्चे के अंदर। ट्रांजिविटी क्या चीज़ होती है, बच्चा अब क्या करता है, 7 साल के ऊपर का जो बच्चा होता है वो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ना या सीखना चालू कर देता है, चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाना सीख जाता है कि अगर पेड़ है तो पेड़ क्यों है, पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो बच्चा जो है हर चीज़ों को जोड़ के सीखना
दो चीज़ों को जोड़ के सीखना चाहिए, उसका बीच में जो रिलेशन होता है वो चीज़ बच्चा जान जाता है दो चीज़ के बीचों में। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो दोस्तों, ठीक है। इसको आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना और अपनी लैंग्वेज में मेरे द्वारा समझाए गए जो तथ्य हैं उनको आप लिख लीजिएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ समझाई इसके बारे में। आत्मसात मैंने अभी आपको बताया, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। एक छोटा बच्चा है जो घर से कभी बाहर नहीं निकला है और उसके घर में क्या पला है, बिल्ली पली है। तो वो क्या है, छोटे से ही बचपन से ही बिल्ली को देखते आया, आज तक कभी बाहर नहीं गया। तो उसके दिमाग में किस प्रकार का स्कीमा है, बिल्ली उसके दिमाग में फीड हो गई है और क्या हो गया, एसिमुलेशन हो गया, आत्मसात हो गया। किसका, बिल्ली का हो गया। किसका हुआ, कैट का। बिल्ली उसके दिमाग में बस गई है। अब उसका दिमाग क्या होगा, संतुलित हो गया है कि उसके दिमाग में सिर्फ बिल्ली बसी है। लेकिन जैसे ही अपने पापा के साथ मार्केट में जाता है तो उसके सामने एक नई सिचुएशन या नई परिस्थिति आ जाती है। उसको वहाँ पे क्या दिखाई देता है, कुत्ता। तो जैसे ही वो कुत्ते को देखेगा, हालांकि उसको नहीं पता है कुत्ता है क्या, तो कुत्ते को देखते कहेगा पापा ये बिल्ली है, बोल देगा पापा बिल्ली है। तो उसका, अब उसके पापा बोलेंगे नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। तो उसका दिमाग असंतुलन हो जाएगा, मतलब डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। उसका दिमाग डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलित हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब जब जो मार्केट से जब घर जाएगा तो उसके पापा बैठा के बताएंगे बेटा जो घर में थी वो बिल्ली थी, जो मार्केट में था वो कुत्ता था। अब उसके बीच में उसको अंतर समझाएंगे। अब क्या करेंगे, वो दोनों चीज को बीच में अंतर समझने के बाद जब बच्चा समझ जाएगा तो उसके अंदर समायोजन हो जाएगा, मतलब अकाउंटेशन हो जाएगा बच्चे के अंदर। तो आई होप ये प्रक्रिया आपकी ऐसे चलती रहती है किसी छोटे या बड़े बच्चों को समझाने के लिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ एक दो बार रिपीट करके मेरे वीडियोस को आप देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं जीन पियाजे के बारे में। और आइए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं जो उनकी स्टेजेस हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, वो कौन कौन सी, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उनकी 4 संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है सेंसरी मोटर, मतलब संवेदीगामक अवस्था होती है। ये 0 से 2 वर्ष की होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक यह आपकी अवस्था चलती है, संवेदीगामक अवस्था। दूसरा आ गया आपका प्री ऑप्शनल। प्री ऑप्शनल क्या होता है, ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है, आपकी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक पाई जाती है, बच्चों के अंदर है। तीसरी अवस्था होगी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशन को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के बीच में पाई जाती है जीन पियाजे के अनुसार। फिर आपकी चौथी हो गई फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था होती थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, आपकी 12 साल के ऊपर वाले बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार आपकी 4 अवस्था, इन्होंने क्या किया, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो किसके अनुसार है, वो 4 अवस्थाओं के अनुसार दिया है। तभी इन्होंने बोला है जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है। किसने, जीन पियाजे ने। और वेगोस्की ने बोला बच्चे का जो विकास होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, मतलब वेगोस्की के अनुसार निरंतर चलता रहता है और पियाजे के अनुसार स्टेजेस के अनुसार या स्तर के स्टेज के अकॉर्डिंग चलता है, किसके, पियाजे के अनुसार। तो इनकी 4 स्टेज हैं। अगर आपको इनकेस अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में ना याद हो पाए तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। सम पीपल कांट फोकस, ये ट्रिक है इंग्लिश में याद करने के लिए। सम पीपल कांट फोकस मतलब था कुछ लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सम पीपल कांट फोकस इंग्लिश है। सम मतलब सम पीपल कांट फोकस। सम मतलब होगा सेंसरी मोटर, पी मतलब प्री ऑप्शन, सी मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन और एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशन। तो ट्रिक अगर आप चाहो निमोनिक्स के रूप में आप याद करना चाहो तो इसको याद कर सकते हो, SPCF शॉर्टकट है याद करने का, ठीक है। तो अब हम इनके अंदर जो चीजें आती है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे, अब वो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर भी आएंगे। तो मेरे ख्याल से वो समझाना बार बार वो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने वो इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको पहले ही समझा दिया दोस्तों, ठीक है। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑप्शन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन, मतलब संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे आप उनसे 1 by 1। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं पहली स्टेज थी संवेदीगामक अवस्था के विशेषता के बारे में जानेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे अब इसका। तो ये जो आपकी अवस्था होती है ये आपकी 0 से लेके 2 वर्ष होती है, मतलब सॉरी जन्म से लेके 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इसमें बच्चे क्या क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेंसेस आर टीचर है, बच्चा क्या है, बच्चे की सेंस होती है उसके द्वारा ही वो उसकी टीचर का रूप पार करती है। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है तो पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है रोते समय, या
किसी चीज़ पे जब लपकता है झपकता है तो पूरे बॉडी का इस्तेमाल करता है। अब आप देखते हो जब कोई छोटा बच्चा होता है कहता हो आ गोदी में लेने की कोशिश करते हो तो बच्चा पूरी बॉडी के साथ झपकता है, हाथ पैर मुंह सब चलाता है एक साथ। तो यहाँ पे क्या बच्चे की सेंस ऑफ टीचर, या आंखें लपकता है तो क्या है सेंस जो है उसकी टीचर है। सेंस कौन काम करती है? सेंसेस का टीचर का काम करती है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अनिच्छिक क्रियाएं। अनिच्छिक क्रियाएं वह क्रिया होती है, आपने देखा छोटे बच्चे के गाल को ऐसे करते तो बच्चा हंसने लगता है या कुछ ऐसे एक्शंस जो अनिच्छिक क्रियाएं होती है जो एक्शन में नहीं होती हैं लेकिन बच्चा उसको करने लग जाता है। आप ऐसे गाल को टच करोगे तो हंस देगा, तो वो होती है अनिच्छिक क्रियाएं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में अभी मैंने चर्चा करी है आप लोगों से, उसको बोलते हैं वश अवस्थाएं। इसमें क्या होता है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आ पाती है, लेकिन जब बच्चा 11 महीने के ऊपर का हो जाता है तो वश अवस्थाई धीमे धीमे बच्चे के अंदर आने लगता है। लेकिन 11 महीने के अंदर का होता है तो उसके अंदर वश अवस्थाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उसके सामने से कोई चीज़ दिखाओगे हटाओगे तो बालक को कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो 11 महीने का ऊपर का हो जाता है उसके सामने कोई चीज़ लेके जाओगे हटाओगे तो उसको फर्क पड़ेगा, उस चीज़ के लिए बच्चा रोने लग जाएगा। हालांकि चलिए छोड़ी मैं बात बताऊंगा एग्जाम्पल को। अगली चीज़ है कोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कोल डायरेक्टेड बिहेवियर वह चीज़ होती है, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे टाइम मतलब तैयार करने लग जाते हैं या पैर हाथ से चलने जाते हैं तो कोई भी चीज़ किसी भी किनारे पड़ी होती है उसकी बॉल फेंको तो कहीं उस कोने में कहीं बॉल पड़ी तो तैयार करके जाएगा बॉल को लेने के लिए। तो किसी भी एक दिशा में बच्चा जब भागता है किसी चीज़ को लेने के लिए उसको बोलते हैं कोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगला हो गया डिफरेंट इमिटेशन, मतलब अनुकरण। बच्चा क्या है बच्चा नकल करके चीज़ों को सीखता है। आपके घर में अगर कोई काम आप कर रहे हो तो देखोगे बच्चा भी वही काम कल या तुरंत उठा के वही करने लगेगा। अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हो तो बच्चा भी चिढ़ाने लगता है, या आपके मम्मी या पापा कुछ कर रहे हैं, सपोज करो अगर मम्मी उसके बाल बना रही है तो बच्चा कंघा लेके धीमे धीमे ऐसे मारने लग जाएगा, या पापा शेविंग कर रहे थे तो बच्चा पापा को देख के उनकी रेजर को लेकर ऐसे शेविंग करने लग जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा नकल करके चीज़ों को सीखने लग जाता है। अनुकरण करके बच्चे चीज़ों को सीखना चालू कर देता है। तो यह पहली स्टेज थी संवेदी कामक, ये 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। यहाँ पर सेंस टीचर होती है, रिफ्लेक्स अनिच्छिक क्रियाएं होती है, वश अस्थायी होता है, बच्चा एक किसी चीज़ को पाने के लिए दिशा में दौड़ जाता है और अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। अब हम चर्चा करते हैं इनकी दूसरी स्टेज के बारे में दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अपनी सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज है प्री ऑप्शनल स्टेज। प्री ऑप्शनल स्टेज के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें ये कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें किस एज का बच्चा रखा गया है? इस एज के अंदर तो इसमें 2 से लेकर 6 वर्ष का बच्चा रखा गया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? एक टास्क डिडक्टिव रीजनिंग आती है। टास्क डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब वह होता है वह रीजनिंग जो बच्चा हमसे पूछता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं आपसे बेफजूल के क्वेश्चन पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्यों है, ये सूरज के ऊपर निकला है। और या हम कभी ट्रेन में या बस में कहीं ट्रैवल करते हैं, अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो बच्चे पूछते हैं मम्मी हमारी गाड़ी के साथ ये सूरज या चंद्रमा क्यों चल रहा है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो डिडक्टिव रीजनिंग को हम बोलते हैं इलॉजिकल रीजनिंग। वह रीजनिंग जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको इलॉजिकल रीजनिंग बोला गया हुआ है। अगला हो गया क्रिटिकल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो ये दूसरी जो स्टेज है, इस टाइम क्या होता है बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो रहा होता है। तो ये क्या है क्रिटिकल या क्रूशिकल, इसी टाइम बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा का विकास होता है बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। यहीं पे बच्चा क्या है अपनी भाषा को अच्छी तरह से बोल सकता है या गलत लैंग्वेज में ले जा सकता है। आपने देखा होगा आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं 2 से लेकर 6 या 7 वर्ष के, तो अगर उनको जैसा आप समझाओगे, जैसे उनका रहन सहन या उनको बोलना सिखाओगे वो वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही सीखते हैं। और एक आप देखते होंगे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नीचे तबके के लोग हैं, या फिर एग्जाम्पल लेता हूँ जो आस पड़ोस के में जो कंजर झाड़ी रहते हैं उनकी बोलचाल में भी फर्क पड़ता है। तो ये आपका क्रूशियल स्टेज होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा का, ठीक है। अगला क्या, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न्स टू थिंक फर्स्ट। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन लर्न्स टू थिंक फर्स्ट। बच्चे क्या होते हैं सबसे पहले चिंतन करना चालू करते हैं, बाद में उनके अंदर भाषा का विकास आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है अगर खिलौना लेके आता है तो क्या करता है खिलौने को तोड़ के फिर दिमाग लगाता है कि यार इसको ऐसे से जोड़ेंगे हैं उसको हम ऐसे सही करेंगे। तो पियाजे के अनुसार कहते हैं बच्चों के अंदर थिंकिंग पावर पहले आती है, बाद में भाषा आती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है बच्चा क्या है यहाँ पे जो 2 से 4 वर्ष का जो 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा है वह यह नहीं समझ पाता पानी से बर्फ बनाए या बर्फ से पानी बनाए, या फिर इसमें जितना पानी है या फिर इसमें जितना पानी है ये बराबर है या कम ज़्यादा है। तो बच्चे के अंदर पलटावे का गुण नहीं आता है बच्चे के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। अगला है
ईगो सेंट्रिक मैंने आपको समझाया, बच्चा क्या होता है, बच्चा अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित अपना ही पक्ष रखता है, दूसरे के पक्ष पर बच्चा नहीं सुन पाता। अहम केंद्रित होता है 2 से लेकर 6 वर्ष का, ये दूसरी अवस्था के अंदर आता है, पूर्ण संक्रियात्मक क्रिया के अंदर आता है। अहम केंद्रित अपनी ही बातों को रखना है, दूसरी की बातों को हमको नहीं सुनना है। अगला है एनिमिस। एनिमिस मैंने अभी आपको बताया, जब कोई बच्चा कोई चीज चल रहा होता है तो गिर जाता है, उसकी चोट लग जाती है तो हम उसको थपथपा देते हैं, कहते हैं कि अरे चींटी मर गए, तो उसको बोलते हैं एनिमिस, उसको जीववाद बोलते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अपने तीसरी स्टेज को। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं अपने तीसरी स्टेज के बारे में जीन पियाजे की, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आपकी मूर्त संक्रियात्मक स्टेज है, यह आपकी 6 से 11 वर्ष के बच्चे के अंदर पाई जाती है। इसमें पहला पॉइंट है लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब मूर्त है तो मूर्त क्या, कोई चीज जैसे ये है, ये चीज हमको दिखाई दे रही है, जो चीज हमको दिखाई दे रही है वो चीज हमारी मूर्त होती है। जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है, जैसे प्यार हुआ, ब्रेवरी हुई, कुछ चीज़ ऐसी जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो आपकी अमूर्त होती है। जो चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वह आती है आपकी मूर्त चीज़ें होती है। ठीक है, तो लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब बच्चा क्या है, बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ आपने ये रख दिया तो बच्चा क्या है, इसके बारे में लॉजिक लगाने लग जाएगा कि यहाँ यह चीज़ है, ये मार्कर है, ये ऐसा ऐसा है, तो बच्चा इसके बारे में सोचने लग जाएगा। तो बच्चे के अंदर लॉजिक चालू हो जाता है तीसरे स्टेज के अंदर, मूर्त चीज़ों को देखते हैं। अगला है रिविजिबिलिटी। अब बच्चे के अंदर जो रिविजिबिलिटी थी क्या थी, मैंने आपको भी बताया था, पानी से बर्फ कैसे बनता है या बर्फ से पानी कैसे बनता है। वो पहली स्टेज, दूसरी वाली स्टेज में बच्चा नहीं जान पा रहा था, लेकिन ये जो आपकी तीसरी स्टेज है इसमें बच्चा बर्फ से पानी, पानी से बर्फ को समझ पा रहा है कैसे बनना है, या फिर इसमें पानी और इसमें पानी जितना है बराबर है। अब बच्चा इस स्टेज में बच्चा समझ जाएगा इस ट्यूब में पानी और या फिर इसमें रखा पानी बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो बच्चा समझ में जाता है। अगला आ गया ट्रांजिबिलिटी। ट्रांजिबिलिटी क्या होता है, ट्रांजिबिलिटी क्या होता है, बच्चा अब कोई दो चीज़ों के बीच में रिलेशन करके चीज़ों को समझ जाता है। या कोई चीज़ है तो वो समझ जाएगा, अगर ये बोर्ड है तो मार्कर क्यों बना है, इसको लिखने के लिए। बच्चे के अंदर वो चीज़ों को समझने के लिए किसी दो चीज़ को जोड़ के समझ सकता है कि वो किस लिए उपयोगी है। ठीक है, वो होती है ट्रांजिबिलिटी। अगला है क्लासिफिकेशन। अब बच्चा क्या है, कोई चीज़ उसके सामने रखी है तो उसको क्लासीफाई कर पाएगा। जैसे कि मान लो ये आपके सामने पेन रखे हैं, ठीक है, और ये आपकी बुक्स हैं, और ये आपका कंप्यूटर सब, ये पेंसिल है। तो बच्चा क्या है, जो आपके जो बुक्स हैं उनको एक तरफ कर पाएगा, जो आपके लैपटॉप एक तरफ कर पाएगा, जो पेंसिल वो एक तरफ कर पाएगा। मतलब वर्गीकृत अब कर पाएगा बच्चा, उन चीज़ों को अलग अलग कर पाएगा। जो मिक्स चीज़ें एक जगह थी उनको अलग अलग छाट पाएगा। मोबाइल को, टीवी को, जैसे पेन को अलग छाट पाएगा, पेंसिल को अलग छाट पाएगा। बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीख जाएगा। फिर आ गया आपका सीरिएशन। सीरिएशन बच्चा क्रम में चीज़ों को लगाना सीख जाएगा। जैसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बच्चे के अंदर इस एज के अंदर आ जाती है। अगला आ गया कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, बच्चा चीज़ों को समझने लग जाएगा। जैसे कैसे समझेगा बच्चा, एरिया वॉल्यूम क्या है इस जगह का, उसके अकॉर्डिंग बच्चा चीज़ों को एरिया वॉल्यूम के अनुसार पे और क्वांटिटी के बेस पे भी बच्चा चीज़ों को समझने लग जाता है कंजर्वेशन के अंदर। और इस एज को क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं इसको। ये आपकी जो 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। और ठीक है, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। और इसको गैंग एज भी बोला जाता है, गैंग एज। इसमें बच्चा क्या होता है, अब बच्चा अपने समूह में अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर जाता है, या आजकल तो बच्चे स्कूटी में जाने लगे छोटे छोटे, तो क्या बच्चा अपना समूह बना के गैंग में रहना सीख जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा समूह में रहना सीख जाता है। इस एज को बोलते हैं गैंग एज बोलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चौथी स्टेज को। आइए दोस्त, अब हम चर्चा करते हैं अपनी चौथी स्टेज। जो हमारी चौथी स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। ये हमारी चलती है 12 साल के ऊपर की एज होती है, और ये हमको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या होता है, लॉजिक अबाउट अब्स्ट्रैक्ट थिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंग आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े होंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होते हैं जिसमें आप किसी चीज़ के भावनाओं से समझ पाते हैं। आपके प्रेम हुआ, एफेक्शंस हुआ, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ती सिर्फ महसूस होती है, उनको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब बच्चा क्या है, बच्चों को कुछ समझाया जा रहा है, उसके सामने कोई चित्र को पेश नहीं किया जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा, उसके बेस पे बच्चों को क्या करना है, कोई भी चीज़ को लिखना है। मतलब अमूर्त चीज़, जो चीज़ को दिखाई नहीं पड़ रही उस बेस पे उसको लिखना है। तो बच्चा क्या है, अब सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ, बच्चा 12 साल का है तो उसके मम्मी पापा के प्रति उसको प्रेम में लगाव हो गया है, या किसी नाना नानी के प्रति उसको लगाव हो गया है। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट थॉट आते हैं, अमूर्त चिंतन भी आना चालू हो जाता है।
अगला बात डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जहाँ पे बच्चे को रूल से हम एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं, जो आपकी तीसरी वाली स्टेज थी समझी कॉन्क्रीट स्पेस, उस कॉन्क्रीट वाली तीसरी वाली जो स्टेज थी, इसमें क्या होता है, उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उसमें हम इंडक्टिव रीजनिंग से पढ़ाते हैं। उसमें हम बच्चों को पहले एग्जाम्पल देते हैं, बाद में हम रूल की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अब बच्चा आपका 12 साल के ऊपर हो गया तो यहाँ पे हम डिडक्टिव क्या करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, बच्चे को पहले हम रूल बताएंगे, बाद में हम एग्जाम्पल देते हैं। इसमें ये जनरल से स्पेसिफिक चलता है। अगला हुआ आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, एक हाई लेवल की रीजनिंग होती है। अब बच्चा बड़ा हो गया है तो चीज़ों को वो बड़े लेवल से सोचेगा, समझेगा, या कोई मैथ का सवाल है या कोई प्रश्न है या कोई भी टेक्निकल चीज़ें हैं, बच्चे का दिमाग डेवलप हो चुका है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से समझना चालू करता है। हाई लेवल की थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चे के अंदर आती है। अगला होगा डाइवर्जन, कन्वर्जन और क्रिएटिविटी। अब बच्चा बड़ा हो गया, 12 साल के ऊपर का है, तो बच्चे के अंदर क्या हो गया, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आ गई है, सृजनात्मक आ गई है, बच्चा चीज़ों को कैसे अपने हिसाब से सोचता है, समझता है। और डाइवर्जन थिंकिंग भी हो गई, बच्चा दिशाओं में सोचना सीख जाता है। और कन्वर्जन थिंकिंग वहाँ होती थिंकिंग होती है जो एक ही दिशाओं में सोचने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर आ जाती हैं चौथी स्टेज के अंदर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे जीन पियाजे समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने विगोस्की के बारे में। जीन पियाजे के जो थ्योरी है, इसमें कुछ एजुकेशन इम्प्लीमेशन भी है, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। इनका जो कहने मतलब है, इन्होंने कहा कि बच्चों को क्या है, बच्चों को एक्टिविटी करने का मौका देना चाहिए। बच्चे जितना भी एक्टिविटी करेंगे उससे ज़्यादा ही बच्चे चीज़ों को सीख पाएंगे। तो उन्होंने बच्चों की एक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। दूसरी बात कहा है, अब जो बच्चों का जो करिकुलम होगा वो उनकी एज के अनुसार होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं या 2 से लेकर 4 वर्ष के हैं तो उसके अकॉर्डिंग का करिकुलम होना चाहिए, या जो बड़े बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग का करिकुलम। या स्कूल में जैसे कि मान लो कि छोटा बच्चा है तो उनको क्या है, बड़े गेम खेलने को नहीं देंगे, उन्हें छोटे ही गेम्स खिलाएंगे। और जो बड़े बच्चे हैं उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको गेम खेलने के लिए हम देंगे। अगला होगा एक्सप्लोर। बच्चों को क्या है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लोर करने का मौका देंगे। बच्चा एक्सप्लोर करेगा तो बच्चा क्या है, कोई भी चीज़, नई चीज़ को डिस्कवरी करेगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा। टीचर क्या है, टीचर बच्चे के लिए फैसिलिटेटर का रूप में काम करेगा। तो ये इनकी थ्योरी है जीन पियाजे की। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब हम चर्चा करते हैं अपनी अगली थ्योरी, जो कि आपकी विगोस्की की थ्योरी है। हम चर्चा करते हैं विगोस्की की जो थ्योरी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हमने पियाजे को पढ़ा था, अब विगोस्की को पढ़ते हैं। ठीक है, तो विगोस्की की थ्योरी का नाम है विगोस्की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। सोशियो कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, सामाजिक संस्कृति का विकास। सामाजिक संस्कृति का विकास की जो इनकी थ्योरी है, ये इनकी थ्योरी का नाम है दोस्तों। पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर इन्होंने जो टर्म्स दिए हैं इनके बारे में आप उनसे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, ये कहा कि ये रसिया के एक मनोवैज्ञानिक है, रसियन साइकोलॉजिस्ट है। और ये इनकी मृत्यु किस एज पे हो गई थी, जब ये 38 ईयर्स के थे, 38 वर्ष के थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहाँ के थे, रसिया के। ठीक, रसिया के। और पियाजे आपके कहाँ के थे, तो स्विस के थे। अगला सोशल कंस्ट्रक्टिव। ये कहते हैं, ये सोशल कंस्ट्रक्टिव थे, ये सामाजिक कंस्ट्रक्टिव थे। ये कहते थे कि छोटा बच्चा जो भी है वो समाज में रह के चीज़ों को समझता है और सीखता है। पियाजे ने क्या बात बोली थी, बच्चा जो समाज को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। इन्होंने 4 अपने जो स्टेज थी उनको इंपॉर्टेंस दिया था, लेकिन इन्होंने समाज और संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इन्होंने क्या, बच्चा संस्कृति से सीखता है, लैंग्वेज मतलब भाषा से सीखता है, और समाज के द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, ये क्या थे, ये सोशल कंस्ट्रक्टिव थे, सामाजिक रचनावाद थे। अगला है फोकस्ड ऑन अ सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स। इनका जो मेन फोकस था सामाजिक और संस्कृति पे सबसे ज़्यादा इनका फोकस था। ठीक है, He emphasized the role of the society and culture in development of child. इन्होंने कहा कि जो आपका संस्कृति है और जो समाज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट, किसी भी बच्चे के विकास के लिए। ये सब बातें किसके बारे में थी, विगोस्की के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं इनके जो 3 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा की है। आइए उसको जानते हैं दोस्तों। आइए हम चर्चा करते हैं, विगोस्की ने जो 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो इनके बारे में हम समझेंगे। तो इनके 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला है, इन्होंने बोला कि जो छोटा बच्चा या बालक है वो समाज में रह के चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है। सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया।
जो आपके विगोस्की थे, उन्होंने कहा बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे होता है, वो चरणों में होता है। लेकिन इन्होंने बोला बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके या लोगों के साथ मिलजुल के, या जो मिलेगा बच्चे को और दूसरे से खुलेगा, दूसरे से बात करेगा, उसके अनुसार बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है विगोस्की ने। फिर इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया कल्चर मतलब संस्कृति। बच्चा अगर एक ही बैकग्राउंड, एक ही संस्कृति में है तो उसका जो विकास है वो एक ही संस्कृति या डेवलपमेंट में, एक ही कल्चर में हो रहा है। अब क्या है, बच्चे को हमको मौका देना चाहिए वो एक्सप्लोर करने के लिए। बच्चा क्या है, हर अपने उसके जो दोस्त हैं, ऐसा तो नहीं उसके सारे दोस्त हिंदू होंगे, हो सकता है कुछ दोस्त उसके मुस्लिम हो, कुछ दोस्त उसके पंजाबी हो, कुछ दोस्त उसके क्रिश्चियन हो, तो उन सबके साथ घुलेगा बैठेगा तो उस लोगों की संस्कृति के बारे में जानेगा, लोगों की विचारों को जानेगा कि हाँ ये कैसे सोचते हैं और मैं कैसे सोचता हूँ, या ये हमारा दोस्त है ये कैसे सोचता है, तो लोगों के बीच की संस्कृति को जानेगा। अभी एक सोसाइटी है, मतलब आपकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 20 घर बने हैं, तो कुछ लोग यूएसए से आए हैं, तो कुछ लोग इंडिया के हैं, कुछ लोग पंजाबी हैं और कुछ लोग अन्य देश से आए हैं। अब वहाँ का भी कल्चर बिल्कुल अलग होगा। लोगों का जो इंडिया के होंगे, जो अपने इंडिया के हैं, जो हिंदू हैं इंडिया के हैं, उनका रहन सहन अलग होगा। जो यूएसए से आए उनका रहन सहन अलग होगा, जो पंजाब से आए उनका रहन सहन अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को मौका देंगे उनके बच्चों के साथ खेलने का। उनके साथ जब बच्चा खेलेगा तो उनकी संस्कृति को भी बच्चा अपना पाएगा। तो बच्चे को कहीं भी, सपोज करिए अभी बच्चा क्या है, अभी बच्चा यहाँ है, फिर हम आगे बच्चे को भेज देते हैं कहीं पढ़ने के लिए, तो उनकी संस्कृति में बच्चा आराम से एडजस्ट हो पाएगा। तो हमको इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है किसको, एक तो सोशल को, तो दूसरा कल्चर को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अगला आ गया भाषा, मतलब लैंग्वेज को भी बहुत माना है। इन्होंने क्या किया है, विगोस्की ने लैंग्वेज एज अ टूल, लैंग्वेज का इस्तेमाल, लैंग्वेज एज अ टूल, लैंग्वेज का एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है, एक उपकरण के द्वारा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, भाषा का इस्तेमाल किया। अब क्या है, अगर भाषा ही नहीं होगी तो बच्चा इन दो चीज़ के मतलब ही नहीं बनता। तो बच्चा की जो भाषा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो ये आपको एक शॉर्टकट बना देता हूँ, SCL। ये SCL याद रखना, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। कहीं भी विगोस्की का कोई भी क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू विगोस्की, तो SCL मतलब सोशल, कल्चर और लैंग्वेज में 4 ऑप्शन में से दिख जाए तो आप आज आंख बंद करके टिक मार देना, वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो आई होप ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी तक हमने और भी इनके बारे में जाना था, क्या समाज, संस्कृति और भाषा के बारे में जाना था। अब इन्होंने 3 और इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हैं जहाँ से और आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 3 टर्म्स दिए हैं, एक दिया स्कैफोल्डिंग दिया है, स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और मोर नॉलेजेबल अदर दिया है। क्या क्या दिया है इन्होंने, ZPD दिया हुआ है, ZPD जिसको हिंदी में बोलते हैं संभावित विकास का दायरा बोलते हैं, और मोर नॉलेजेबल अदर जो आपसे ज़्यादा जानता है, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पार, ढांचा या मचान होता है। अभी इन 3 चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। जो आपका स्कैफोल्डिंग जो होता है, स्कैफोल्डिंग, पार, ढांचा, मचान क्या होता है, ये टेम्परेरी हेल्प दी जाती है बच्चे को कुछ क्षण के लिए। मानिए कोई छोटा कोई बच्चा है, सवाल लगा रहा है और लगाते लगाते सवाल को अटक जा रहा है, तो उसका टीचर या उसका जो उससे ज़्यादा जानता है वो उसको समझा रहा है, तो कुछ क्षण के लिए जो उसको मदद दी जाती है उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग या पार या ढांचा या मचान। और फिर आ गया आपका मोर नॉलेजेबल अदर, MKO क्या होता है, जो आपसे ज़्यादा जानता है। अब वहाँ पे जो बच्चा अटक रहा था सवाल लगाते समय, और जो उसका शिक्षक था या उससे जो उससे ज़्यादा जानता था उस सवाल को, उसने उस सवाल को बच्चे को समझाया। तो यहाँ पे जो ज़्यादा जानता था उस बच्चे से, उसने उसको समझाया, उसने उसकी मदद की, टेम्परेरी मदद करी कुछ क्षण के लिए। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का दायरा क्या होता है, एक डायरी के अंदर, एक लिमिटेड एरिया के रहते, एक एरिया के अंदर रहते हुए चीज़ों को अच्छी तरह से उस बच्चे को समझाया। तो आई होप ये तीनों बात समझ आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल लेके आपको ये चीज़ों को समझाते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज करिए ये साइकिल है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। ये साइकिल का टायर है, ये साइकिल है और ये बच्चा साइकिल पे बैठा हुआ है, और ये साइकिल है, ये पीछे वाला, और ये इसकी वो, ठीक है। और ये बालक है, ये बच्चा है, ठीक है, और इसके हाथ है। अब बच्चा अभी छोटा बच्चा है तो साइकिल, ये केरियल है साइकिल का है, छोटा बच्चा है, साइकिल चलाना सीख रहा है और चलाते चलाते बार बार गिर जा रहा है।
तो उसके पापा उसको बार बार नोटिस कर रहे हैं बच्चों को कि मेरा बच्चा कोशिश तो कर रहा है साइकिल चलाने की, लेकिन वो चलाने में बार बार चलाता है, गिर जाता है। तो अब क्या किया जाए, उसको कुछ क्षण के लिए क्या है, तो उसके पापा क्या करते हैं, पीछे से उसके पापा ये कैरियर जो है, यहाँ पे इसके पापा है, तो उसके पिता क्या करते हैं, अपने हाथ से उसके बच्चे का कैरियर, अपने बच्चे का कैरियर पकड़ लेते हैं साइकिल का। तो क्या है, कुछ समय के लिए जो ये जो यहाँ पे जो इन्होंने कैरियर पकड़ा है, ये क्या है, वो है स्टेप फोल्डिंग। स्टेप फोल्डिंग जिसको बोलते हैं पाल या ढांचा या मचान। कुछ क्षण के लिए उसके पिता उसको मदद दे रहे हैं ताकि उनका उसका जो बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख जाए, और जैसे वो सीख जाएगा तो वो हाथ कैरियर से हटा लेंगे। उसके बाद क्या है, अब इनके पिता उसको मदद दे रहे थे, तो यहाँ पे तो ये जो चीज़ थी वो स्कैफोल्डिंग थी, ठीक है। लेकिन अब इसके पिता क्या है, बच्चे से ज़्यादा साइकिल चलाते, वो पहले जानते थे साइकिल चलाना, तो यहाँ पे इसके पिता क्या हुआ, ये MKO हो गए, MKO हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर। उसके पिता को ज़्यादा नॉलेज था साइकिल चलाने के बारे में, तो वो अपने बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है। ये होगा मोर नॉलेजेबल अदर। आपको वही व्यक्ति वो चीज़ समझा सकता है जिस व्यक्ति को वह चीज़ आती होगी। सपोज के लिए अभी मुझे अगर साइकोलॉजी आती है तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, नहीं आती तो मैं आपको नहीं समझा पाता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको ये नहीं नोटिस करना है कि आप जो आपको ज्ञान दे रहा है वो आपसे बड़ा या छोटा, आप किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो MKO वो व्यक्ति है जो उम्र में आपका उम्र का मैटर नहीं करता, आपके नॉलेज का मैटर करता है, ठीक है। MKO क्या है, इसके पापा ज़्यादा जानते हैं साइकिल चलाने के, इसलिए बच्चे का कैरियर बार बार पकड़ रहे हैं, और इसका फोल्डिंग मदद जो दे रहे हैं वो इसका फोल्डिंग है। लेकिन एक दायरा है, एक सोसाइटी के अंदर उसके पिता उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, वो क्या चीज़ हो गई, वो हो गई ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब संभावित विकास का जोन। अब ऐसा तो नहीं है उसके पिता सीधे जाके मेन हाईवे पे जाएंगे, बेटा चल साइकिल चला और तेरा भी एक्सीडेंट हो जाए, बिल्कुल नहीं ना। पहले धीमे धीमे सोसाइटी में जो रोडें होती है उन पे सिखाते हैं पकड़ के। तो क्या एक जोन के अंदर रह के उसके पिता उसको उसके टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, मतलब इसका फोल्डिंग कर रहे हैं, MKO मोर नॉलेज अदर के रूप में काम कर रहे हैं, और एक संभावित विकास के अंदर बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये तीनों बात आपको समझ आ गई होंगी। स्टॉप फोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प होती है, कुछ क्षण के लिए मदद दी जाती है। MKO वह व्यक्ति होता है जो आपसे ज़्यादा जानता है, और ZPD वह चीज़ होती है एक संभावित विकास के अंदर आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको बोलते हैं ZPD। तो आई होप ये तीनों बात आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है इसका फोल्डिंग से, पाल ढांचा मचान इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। आप चाहो तो फिगर बनाना चाहो बना लो। आइए अब चर्चा कर लेते हैं। विगोस्की की थ्योरी में कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, ये भी टर्म्स और जो शब्दावली आपसे पूछी जाती है इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो इनके कुछ और तथ्य हैं, जो टर्म्स हैं, मैंने सोचा वो भी डिस्कस कर लूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ छूटे ना अपने एग्जाम्स में। आपके टेट, सीटेट या सुपर टेट सब में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं, सहयोग इसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है कोलैबोरेट करके चीज़ों को सीखता है, सबके सहयोग के द्वारा चीज़ों को सीखता है, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट या कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। फिर अगर कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगी, इसमें क्या होता है अपने दोस्तों के साथ जो सहयोगी होते हैं, मैं हूँ सपोज करिए 4 बच्चे हैं एक साथ कोई चीज़ को समझ रहे हैं, तो अपने सहयोगी अपने मित्रों के साथ कोई चीज़ सीखता है, वो होती है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, पारस्परिक शिक्षण होता है, इसको क्या बोलते हैं आप हमसे सीखिए हम आपसे सीखेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कुछ ज्ञान आपको दे रहे हैं, आप अपना ज्ञान कुछ हमको दीजिए, वो होती है पारस्परिक शिक्षण, मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग। पीयर ट्यूटरिंग होती है जब हम अपने दोस्त के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे होते हैं, जैसे हम दो दोस्त मान लो कि एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, तो 2 दोस्त बैठ के आपस में जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, सहयोग कर रहे होते हैं, उसको पीयर ट्यूटरिंग या मित्र सहायक बोलते हैं। फिर आगे असिस्टिव लर्निंग, मतलब असिस्टिव लर्निंग वह लर्निंग होती है जो हमसे थोड़ा ज़्यादा जानता है, उससे हम कुछ ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, उसको बोलते हैं असिस्टिव लर्निंग, मतलब सहायक शिक्षण। तो ये आपके 4-5 टर्म्स इनको याद रखना, ये आपके विगोस्की की थ्योरी में इस्तेमाल किए गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पीयर ट्यूटरिंग किसने इस्तेमाल किया था, या कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव थ्योरी का किसने इस्तेमाल किया था, या फिर आपका रेसिप्रोकल या असिस्टिव थ्योरी का किसने इस्तेमाल किया, तो विगोस्की ने इस्तेमाल किया। दोस्तों आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब विगोस्की ने बात करी 3 प्रकार की लैंग्वेज की बात की, 3 प्रकार की 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की बात करी विगोस्की ने, ठीक है। वो 3 प्रकार की 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज 3 प्रकार की भाषा का इंपॉर्टेंस दिया है। एक होती है सोशल स्पीच, हमारे अंदर कब आती है,
प्राइवेट स्पीच हमारे अंदर कब आती है और साइलेंट इनर स्पीच हमारे अंदर कब आती है। अब सुनो, सोशल स्पीच क्या होती है, जब बच्चा 2 साल के फ्रॉम तक 2 ईयर्स, जब 2 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसके अंदर सोशल स्पीच आ जाती है, लोगों के साथ बातचीत करने लग जाता है। बातचीत कैसे करता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, आपके घर में कोई भी आता है तो किसी से बात करने लगते हैं, उनको पता नहीं कौन है, सबसे बातचीत करना चालू करते हैं, तो वह सोशल स्पीच होती है। वो किस एज से आती है, 2 वर्ष की अवस्था से बच्चे के अंदर आ जाती है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, ये आपकी 3 वर्ष की अवस्था में आती है। 3 वर्ष की अवस्था में प्राइवेट स्पीच आ जाती है। इस एज में क्या होता है, बच्चे खुद को सेल्फ सेंटर, मतलब खुद को सेल्फ रेगुलाइज, मतलब खुद को दिशा निर्धारित कर रहा होता है और खुद के कॉग्निटिव जो इसका दिमाग होता है, संज्ञान, इस पर जोर डाल रहा होता है। ठीक है, तो प्राइवेट स्पीच कब से आती है, 3 वर्ष के बाद आ जाती है। फिर एक साइलेंट इनर स्पीच कब आती है, ये 7 साल के ऊपर आती है। कब आती है, 7 साल के ऊपर आती है, 7 साल पे या 7 साल के ऊपर आती है। इसमें क्या होता है, बच्चा साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है, आप लोग, हम भी और आप लोग भी किताबें क्या है, अब चिल्ला के तो नहीं पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं। तो ये साइलेंट इनर स्पीच कब आती है, बच्चे के अंदर 7 साल के ऊपर बच्चे के अंदर साइलेंट इनर स्पीच आ जाती है। इसकी बात किसने की है, आपके वेगोस्की ने की है। किसकी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच की बात आपके वेगोस्की ने की है। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट। कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, ठीक है, उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं वेगोस्की की थ्योरी का। तो वेगोस्की प्रमोट द कोलैबोरेटिव लर्निंग की अभी मैंने चर्चा की है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की मैंने चर्चा की है। हेट्रोजीनियस ग्रुप, हेट्रोजीनियस वह ग्रुप होते हैं जिसमें मानिए एक ग्रुप है उसमें 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे जो चारों बच्चे हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप का वह मतलब होता है, सपोज करिए 2 बच्चे अगर बुद्धू हैं तो 2 बच्चे पढ़ने में तेज हैं। और होमोजीनियस वह ग्रुप होता है जिसमें सेम एबिलिटी के बच्चे रखे जाते हैं और हेट्रोजीनियस में अलग एबिलिटी के बच्चे रखे जाते हैं। कभी भी आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, बच्चों को पढ़वा रहे हैं और आप ग्रुप बनवा रहे हैं, तो ग्रुप आप कभी होमोजीनियस ग्रुप कभी मत बनाइए, आप हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाइए। आप नोटिस करिए, अगर आपके क्लास में कोई बच्चा थोड़ा कम कमजोर है और एक कोई बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, तो जब ग्रुप बनाइए तो जो हल्का से कम कमजोर है, जिसका कम IQ है, उसको रखिए उस ग्रुप में, और जिसका ज़्यादा IQ है, तो 4 बच्चों को ऐसा ग्रुप बनाइए। हो सकता है कि जो जिसको ज़्यादा नॉलेज, कम नॉलेज है और जिसका ज़्यादा नॉलेज है, तो उसका जो नॉलेज है उसके बेसिस पे जो कम नॉलेज वाला बच्चा है वो सीख सकता है चीज़ों को। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस इसलिए बनना चाहिए क्योंकि सर्वांगीण विकास है बच्चे का हो सके। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुप होना चाहिए। ये बेटर वे है लर्निंग का, ये एक अच्छा तरीका है याद करने का। तो क्या हुआ, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग, इन्होंने कहा कि बच्चे सहयोग के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं और जो ग्रुप होना चाहिए वो हेट्रोजीनियस ग्रुप होना चाहिए। और अगली बात है, सोशल इंटरेक्शन आर वाइटल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन। बच्चों का विकास क्या है, बच्चे जब समाज के साथ या लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो उनका जो डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छा होगा। ये चीज़ किसने इंपॉर्टेंस की, वेगोस्की ने। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब आगे कुछ थ्योरी है उनको भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं आज की थ्योरी। अगली थ्योरी जो हमारी है, जयराम ब्रूनर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जयराम ब्रूनर ने भी बात करी, आपकी संज्ञान के बारे में चर्चा की, आपके पियाजे ने भी संज्ञान की बात की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जयराम ब्रूनर की भी थ्योरी भी कुछ इनसे संबंधित है, मैंने सोचा कि इसको भी हम साथ के साथ लेके चलते हैं। तो जयराम साइमन ब्रूनर वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। ठीक है, who made significant contribution to human psychology and gave his cognitive लर्निंग थ्योरी इन एजुकेशन साइकोलॉजी। इन्होंने भी कुछ योगदान किया है और इन्होंने भी जो आपकी संज्ञान की थ्योरी है तो जयराम ब्रूनर ने भी दी है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, याद रखना आपको, ये आपके हैं अमेरिका के हैं, ये आपके अमेरिका के हैं। ठीक है, अभी आपको मौका दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। इन्होंने 3 स्टेज में बताया कॉग्निटिव लर्निंग होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, Here in this stage, a child goes to the next stage without leaving or forgetting the previous one. इनका कहने के मतलब यह है, बच्चा जो 3 स्टेज में सीखता है, ऐसा नहीं कि वो पुराना भूल जाता है फिर नए में भाग जाता है, नहीं, बच्चे का प्रीवियस ज्ञान भी उसके बाद रहता है और आगे जब दूसरी स्टेज में जाता है तो प्रीवियस ज्ञान के साथ ही नए ज्ञान में वो घुल जाता है। तो प्रीवियस ज्ञान लेके नेक्स्ट क्लास में आता है। जैसे मान लो एक बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है, वो पास में कक्षा 7 में जाएगा, तो कक्षा 6 में जो किताबें थी और जो लेसन था वही लेसन कक्षा 8 में 7 में भी है। वो 7 में कुछ एडवांस होगा तो 6 में कुछ बेसिक होगा, तो उसका बेसिक जो था वो अपने साथ लेके जाएगा कक्षा 7 में। तो यही चीज़ इसकी जयराम थ्योरी में आगे आप चर्चा करते हैं, इनके लर्निंग मोड्स क्या है उसके हम जान लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब जयराम ब्रूनर के इनके जो 3 प्रकार के लर्निंग मोड्स हैं, 3 प्रकार से लर्निंग मोड बताया है। एक बताया है इनएक्टिव, जस्ट वेट,
एक आपका बताया है इनएक्टिव और दूसरा आपका बताया है आइकॉनिक। इनएक्टिव क्या होता है? इनएक्टिव जो आता है 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों के अंदर पाया जाता है। फिर आपका दूसरा होगा आइकॉनिक। आइकॉनिक आपका 3 से लेकर 7 वर्ष के अंदर बच्चों पाया जाता है। फिर सिंबॉलिक जो होता है, सिंबॉलिक आपका 8 साल के ऊपर बच्चों के अंदर पाया जाता है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनएक्टिव क्या होती है? लर्निंग थ्रू मूवमेंट एक्शन। इसमें क्या होता है? जो इनएक्टिव में क्या होता है? बच्चा कुछ मोशन करके चीज़ों को सीखता है। जैसे कि बच्चा है किसी चीज़ के साथ खेल रहा है, किताब के साथ खेल रहा है, या किसी चीज़ बुक्स के साथ खेल रहा है, पेन के साथ खेला, पेंसिल के साथ खेला। तो किसी मूवमेंट के द्वारा बच्चा जब कुछ चीज़ों सीखता है उसको बोलते हैं इनएक्टिव बच्चा, इनएक्टिव। फिर आइकॉनिक होता है 3 से 7 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा लर्न थ्रू इमेज और एक्शन। आइकॉनिक इसमें क्या होता है? बच्चे को इमेज या कोई पिक्चर दिखाई जाती है या फिर कुछ आइकॉन, कुछ सैंपल्स दिखाए जाते हैं जिसके बेस पे बच्चा सीखता है। लुक एट द पिक्चर, जो पिक्चर दिखाई जाती है जिसके बेस पे बच्चा सीख पाता है। और फिर आता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक आपका 8 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है, 8 वर्ष से, और उसके अबव ये लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक। इसमें क्या होता है? बच्चे को जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट होती है, मतलब जो चीज़ हमको दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे उसमें लव होता है, अफेक्शंस होता है, ब्रेवरी होता है, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? सिंबॉलिक थॉट के अंदर आती है। लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट थॉट, वह प्रेम वह लगाओ, जैसे कि जो चीज़ हमको दिखाई नहीं पड़ती उसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं। इसके अंदर रीड फॉर रिसर्च, हो सकता है कि बच्चा रिसर्च के बारे में पढ़ रहा हो, आगे कुछ रिसर्चर बनना चाहता हो। तो यही सब चीज़ें थी जयराम ब्रूनर की थ्योरी में। तो आज ये आप चाहो तो लिख लो अपनी, मतलब शॉर्ट नोट्स के रूप में, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। तो बस आज की थ्योरी में हम बस यही डिस्कस किया आज आपकी। तो पियाजे डिस्कस किया है, विगोस्की को डिस्कस किया, जयराम ब्रूनर को डिस्कस किया। कल की थ्योरी में देखते हैं, कल और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम डिस्कस लेके आएंगे। तो दोस्तों जिन लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।